केंद्र सरकार ने 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया है। इस ऐलान के पीछे मकसद साफ है कि केंद्रीय कर्मचारियों में ओपीएस की मांग को लेकर जो असंतोष है, उस असंतोष को समाप्त करना है। लेकिन जैसे ही सरकार का ये ऐलान आया है, उसके साथ साथ नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का ये प्रतिक्रिया थी कि इस ऐलान से वो खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार 50% दे ही रही है, ओपीएस के तहत भी तो यही दिया जाता है, तो इसका नाम अलग क्यों रखा गया है और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। यानी अभी इस पूरे मामले में जो केंद्रीय कर्मचारियों के बीच असंतोष था, वो पूरी तरह से समाप्त होता हुआ दिख नहीं रहा। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि यूपीएस के तहत सरकार ने जो ऐलान किए हैं, उसमें किस तरह के प्रावधान हैं और क्या उन प्रावधानों से उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया है। केंद्रीय कर्मचारी और राज्य सरकार में के साथ काम करने वाले तमाम कर्मचारी ये मांग कर रहे थे कि उन्हें आखिरी वेतन पेंशन के समय जो मिलता है, आखिरी वेतन का आधा पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। और सरकार ने यूपीएस के जरिए ये सुनिश्चित किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को आखिरी साल में जो वेतन मिलता था, उस वेतन का आधा औसत जो है वो पेंशन के रूप में उनको दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई और प्रावधान किए गए हैं। ये जो पिछले कुछ समय से जो एनपीएस के लाभार्थी थे, उन सभी को यूपीएस देने का ऐलान भी कर दिया गया है और कहा गया है कि उसके लिए कैलकुलेशन कर लिया जाएगा। इसके अलावा ये कहा गया है कि यूपीएस का फ़ायदा उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो कम से कम 10 साल और अधिकतम 25 साल तक उसकी नौकरी करेंगे, सेवा में रहेंगे। तो ये एक नई स्कीम लाई गई है और इस नई स्कीम के ज़रिए सरकार की कोशिश ये है कि कर्मचारियों के बीच में जो असंतोष है उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि कर्मचारियों के बीच के असंतोष अब सियासी रूप ले रहे हैं और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस ऐलान के पीछे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों के दरमियान केंद्रीय कर्मचारियों के असंतोष को कम करना है, और क्या राज्य कर्मचारियों को भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि आने वाले समय में उनके लिए भी इसी तरह का एक ऐलान किया जा सकता है। क्योंकि जब ये यूपीएस का ऐलान किया गया तो कहा गया कि इसी मॉडल को राज्य चाहें तो अपना सकते हैं। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ जहाँ जिन राज्यों में है, वो इन्हें लागू करने में अब देर नहीं करेंगी। ये इत्तेफाक नहीं है कि यूपीएस का ऐलान ऐसे मौके पर किया गया है जब जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावों का ऐलान हो चुका है और झारखंड और महाराष्ट्र में इसी साल के आखिर तक चुनाव होने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को ओपीएस की वजह से, ओपीएस की मांग की वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस ने इसे अपना चुनावी मुद्दा बना लिया है। कई राज्यों में कांग्रेस को इसका लाभ मिल चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि इस मुद्दे को जो उठा रहे हैं कर्मचारी, उनके असंतोष को समाप्त कर कांग्रेस को कम से कम इस मामले में मात दिया जा सके। जब इस योजना का ऐलान करने के लिए अश्विनी वैष्णव मीडिया के सामने आए तो उनको चुनावी और इस तरह के सियासी सवालों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि उन्होंने इसे साफ कर दिया कि इसका चुनावों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसे कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसका चुनावों से कितना संबंध है, क्योंकि ये योजना वैसे भी 1 अप्रैल 2025 से लागू होनी है। तो सरकार को इस योजना का ऐलान करने में इतनी जल्दबाजी क्यों थी। ये साफ है कि इस योजना का ऐलान कर सरकार इन राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों को एक मैसेज देना है कि सरकार अब ओपीएस की तर्ज पर यूपीएस देने के लिए तैयार है, जिसमें करीब करीब ओपीएस जैसे ही फायदे हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सरकार ने इस यूपीएस योजना को कैसे लागू करने का मन बनाया है, इसके प्रावधान कैसे कर्मचारियों को इम्पैक्ट करेंगे, और बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा शासित राज्यों में ये एक मॉडल होगा
क्या यूपीएस की तर्ज पर सभी भाजपा शासित राज्यों में जल्दी ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा कि अब एनपीएस की जगह कर्मचारियों के सामने यूपीएस को चुनने का विकल्प होगा? जाहिर है ये एक सीधा संदेश है और चुनावों के पहले एक बड़े मुद्दे को टालने की कोशिश है। लेकिन अभी कर्मचारियों का असंतोष इसको लेकर कम होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में आंदोलन करने वाले सबसे बड़े संगठन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने ऐलान किया है कि अगर सरकार यूपीएस देना ही चाहती है तो वो इसे ओपीएस का ऐलान क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि दोनों ही में 50% सैलरी का, आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में देने का एक संकल्प दिखाई देता है। तो सरकार इससे बचने की कोशिश क्यों कर रही है? इसका नाम ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं किया जा रहा है और इसे यूपीएस का नाम क्यों दिया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई मंशा है? जाहिर है एनएमओपीएस जो कह रही है उससे कर्मचारियों को एक बड़े तबके में ये मैसेज जा रहा है कि अभी वो इसको लेकर बहुत संतुष्ट नहीं है। वैसे भी सवाल ये है कि क्या राज्य सरकारें, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहाँ पर गैर भाजपा सरकारें हैं, क्या सभी यूपीएस को लागू कर देंगी तो कर्मचारियों का विरोध समाप्त हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस वीडियो को मैं पेश करते हुए मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यूपीएस के तमाम जो प्रावधान हैं उसके बारे में आपकी समझदारी एक बन सकती है। जब इसका ऐलान किया जा रहा था तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ खुद डॉक्टर टीवी सोमनाथन मौजूद थे, वित्त सचिव हैं, और उन्होंने कई सारे सवालों का जवाब दिया है जो मीडिया से पूछे गए हैं। जो मीडिया में जिस तरह के सवाल उनके सामने रखे गए, वो सारे सवालों का उन्होंने बहुत ही साफगोई से जवाब दिया है कि सरकार ने इसे कैसे प्लान किया है और कैसे ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये प्लान एक बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा। और उनकी जो मांग थी, जो ओपीएस के तहत मांग थी कि उनको पेंशन जो मिलना चाहिए वो आखिरी वेतन का आधा होना चाहिए, उसको उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आखिरी साल में जो उनका वेतनमान होगा उसका औसत निकाला जाएगा और उस औसत का जो 50% होगा उसके हिसाब से उनको पेंशन मिलेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और प्रावधान किए गए हैं। कहा गया है कि इसका लाभ, यूपीएस का लाभ वही उठा पाएंगे जिनकी सेवा कम से कम 10 साल की हो और अधिकतम 25 साल की सेवा होगी, तो उनको पेंशन का पूर्ण लाभ मिलेगा। अदरवाइज बाकी लोगों के लिए एक अलग तरह से कैलकुलेशन होगा और उनको भी इसका लाभ मिलेगा। जो लोग रिटायर कर चुके हैं उनके लिए अलग तरह का एक आकलन होगा। उनको जो पैसे मिल चुके हैं रिटायरमेंट के समय उसको उसमें डिडक्ट करते हुए बाकी पैसे के हिसाब से उनकी पेंशन तय होगा और वो पेंशन उनको मिलेगा। तो एक तरह से सरकार ने ओपीएस की जगह यूपीएस को लागू कर एक राहत तो दी है, लेकिन क्या ये राहत सभी कर्मचारियों को स्वीकार होगी और क्या इस पर आगे कोई राजनीति नहीं होगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल मैं फिलहाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि सरकार ने और ख़ास तौर पर अश्विनी वैष्णव ने इसको पेश करते हुए इसके प्रावधानों के बारे में क्या कहा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, आप सब जानते हैं साथियों कि सरकारी कर्मचारी देश भर में सामान्य नागरिकों की सेवा करते हैं, चाहे शिक्षक हो, स्वास्थ्य डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस हो, रेलवे के कर्मचारी हो, डाक सेवा के कर्मचारी हो, कृषि वगैरह में हर एक फील्ड में सरकारी कर्मचारी देश भर में सेवा करते हैं और उस सेवा से समाज की एक व्यवस्था चलती है। और सदियों से सरकारी कर्मचारियों का बहुत एक महत्वपूर्ण किसी भी सोसाइटी में स्थान रहा है, चाहे पास्ट देखें, आज देखें, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज देखें, डेवलपिंग कंट्रीज देखें, सब जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, गवर्नमेंट के एक पूरे स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी वैल्यू रही है। सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स हमेशा से उठते आए और समय समय पे बहुत अच्छे निर्णय भी लिए गए। खासकर जो सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन जिसको कहते हैं टेक्निकली, सुपर एन्युएशन के बाद में पेंशन जो मिलती है वो सामाजिक सुरक्षा का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण उसका पिलर है, उसका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण भाग है। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो
एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2023 में। डॉक्टर सोमनाथन साहब जो कि आपके सामने आज कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट के हिसाब से बैठे हैं, आप फाइनेंस सेक्रेटरी के हिसाब से इस कमेटी के चेयरमैन थे, और इस कमेटी ने एक्सटेंसिव कंसल्टेशन किया, एक्सटेंसिव कंसल्टेशन। 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज यूनियंस एसोसिएशंस के साथ कमेटी ने डिस्कशंस किए, कई मीटिंग्स हुई, कई राज्यों के साथ, करीब करीब सारे ही राज्यों के साथ इस कमेटी ने इंटरेक्शन किया। उनके राज्यों के फाइनेंस सेक्रेटरीज, राज्यों की पॉलिटिकल लीडरशिप, सभी ने अपने अपने इनपुट दिए। राज्य सरकारों के जो एम्प्लॉयज की एसोसिएशंस थी उन सब ने इंपॉर्टेंस दी। तो जिस सीरियसनेस के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को लिया, आप सब जानते हैं कि मोदी जी के काम करने की शैली में और विपक्ष में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। विपक्ष में केवल एक मुद्दा रख देना, केवल एक घोषणा कर देना, कुछ अनाउंसमेंट्स कर देना, वो उनकी शैली है। मोदी जी की शैली है हमेशा जो मुद्दा है उसको सीरियसली लो, उसको डिटेल में समझो, उस पर जितना पॉसिबल है कंसल्टेशन करो, और उस कंसल्टेशन से निकल के जो देश हित में, जनहित में और स्टेक होल्डर्स के हित में जो विषय आए उसको उस तरह से आगे रखना। इसीलिए इस कंसल्टेशन के बाद में, और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का, JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स है, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए, और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है, और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके, और एक्चुअरियल साइंसेस जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग एज रहे, क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी, वो रहेगी 25 ईयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा, स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था,
उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था, और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया है। इसके साथ आगे वाले पॉइंट को जोड़ के करेंगे तो अगर डीएनएस रिलीफ यानी महंगाई से रिलेटेड रिलीफ जो मिलेगी तो वो आज की तारीख में होते होते करीब करीब 15,000 रुपये पर मंथ हो जाती है, विच इज अ सब्सटैंशियल रिलीफ पार्ट ऑफ दिस एंटायर पेंशन सिस्टम। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। जैसे केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के लिए सैलरी में डीएनएस अलाउंस होता है, उसी पैटर्न पे जो इंडेक्स है, सेम इंडेक्स को यूज करके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको यूज करके अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के तीनों जो आपने पिछले पेज पे तीनों पिलर्स देखे, अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पे मिलेगा। डीआर, डीए की जगह डीआर, डीएनएस रिलीफ। पांचवा पिलर है इस स्कीम का लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेचुइटी। ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी एक रिलीफ मिलेगी। जब सुपर एन्युएशन होता है तो उसके बाद में इंसान अपनी लाइफ को प्लानिंग जिस तरह से करना चाहिए तब कई बड़े खर्चे आते हैं, इसलिए ये लंप सम एक अमाउंट तय किया गया। यह है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली इमोल्यूमेंट्स विच मीन्स पे एंड डीए कंबाइंड, उसका 10% अमाउंट। तो ये एक अपने आप में सब्सटैंशियल एक अमाउंट रह जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का 30 इयर्स की सेवा है तो उसमें करीब करीब 6 महीने की सैलरी, सोमनाथन साहब दैट्स करेक्ट ना, करीब करीब 6, तो उसको 6 महीने की इमोल्यूमेंट्स जो उसकी रहेगी पे प्लस डीए मिला के वो एक लमसम अमाउंट की तरह मिलेगा। ये 5 पिलर्स को लेके आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के इस फैसले का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। आज एम्प्लॉयज 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और आपको जानकारी होगी कि 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% कंट्रीब्यूट करती थी, यानी 10+10 टोटल कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन मोदी जी ने 2019 में इस 10% कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के 14% किया था। जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा के 14% किया था। दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन, बिग जंप इन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। ये स्कीम 1/4/2025 से लागू होगी। तब तक इसके लिए जो भी सारे स्ट्रक्चर्स, पोर्टल वोटल सब बनने होंगे, रूल्स रेगुलेशंस,
वो सारे बन जाएंगे 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी ये स्कीम। और जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं एनपीएस में, उन सबको ये ऑप्शन मिलेगा, वो यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। मेडिकल रीइंबर्समेंट पहले की तरह मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को, जो कि बहुत बड़ी, वैसे भी मेडिकल रीइंबर्समेंट अभी भी पुराने ओपीएस के मेथड के टाइम से ही मिलता है, वो चेंज नहीं है। मैं आपके सामने ये भी रखना चाहूँगा साथियों कि कांग्रेस की 2 सरकारें जिन्होंने ओपीएस की घोषणा की, हिमाचल और राजस्थान, उन्होंने किस तरह से अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रति एक तरीके से अनाउंस किया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसमें कुछ नहीं किया। केवल अनाउंस करके एक भ्रम में रखना वो उनका काम था। इसके विपरीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, आप देखो, ये कंप्लीटली वेल थॉट थ्रू, एक्सटेंसिवली कंसल्टेड, बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख के, और साथ ही साथ इंटरजेनरेशनल इक्विटी, इंटरजेनरेशनल इक्विटी, आने वाली जनरेशन्स पे कोई एक्स्ट्रा भार ना पड़े, इसके लिए इस पूरी स्कीम को फुल्ली फंडेड स्कीम की तरह रखा गया है। फुल्ली फंडेड स्कीम की तरह रखा गया है। जो आज हमारा इसमें रिक्वायरमेंट रहेगा वो आज ही उसको फंड किया जाएगा, न कि हिमाचल और राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट्स की तरह आज अनाउंस कर दो, बाद में भविष्य में क्या होगा उसकी कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं की। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों कि केंद्र सरकार और सरकारी कर्मचारियों के जो बहुत बड़े हिमायती बनते हैं, वैसी पॉलिटिकल पार्टियों का भी अगर हम इतिहास देखें तो वहां पर भी बहुत स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा कि जैसे त्रिपुरा में कई वर्षों तक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही, उन्होंने कभी भी ढंग से टाइम पे कमीशन नहीं रखा। केरला में जब केंद्र सरकार ने 10% से 14% बढ़ाया गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, तब केरला की सरकार ने उसको नहीं बढ़ाया। तो जन जन के हित की ध्यान रखना, एम्प्लॉयज के हित की ध्यान रखना, ये भावना और इस तरह की कार्यशैली केवल एनडीए सरकार की है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने इस महत्वपूर्ण फैसले से एक बार फिर आपके सामने इसी डिटर्मिनेशन को, इसी भावना को आपके सामने रखा है। I would just like to supplement one thing in addition to what the Honorable Minister has said. जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं 2004 से मार्च 2025 तक जो रिटायर हुए हैं और अभी होने वाले हैं, उनको भी ये 5 जो पॉइंट्स हैं उसका लाभ मिलेगा। उनके लिए जो उनका अरियर्स है वो भी हम पे करेंगे, उस अरियर्स में कुछ इंटरेस्ट भी होगा, लेकिन उन्होंने जो ऑलरेडी विड्रॉ किया है कॉर्पस, उसका एक एडजस्टमेंट भी होगा। एडजस्टमेंट के बाद जो अरियर्स पे करना है वो भी पे करेंगे, ताकि ऐसा कोई भी कर्मचारी जो आज तक एनपीएस में रहा है और रिटायर हो चुका है, उनको भी ये सब लाभ मिलेगा। The other issue, sir, is in the new pension scheme. You're saying it's fully funded. 800 crores is the first thing. This will be applicable even for state government employees. See, the terms of reference which were given to the committee and which the Prime Minister had asked us to work on is to design a scheme for the center which can be adopted by any state in the same manner. So, as you know, the existing NPS was adopted by all except 2 states from 2004. Some of them later have said that they are leaving, but that was a national architecture. The center funds it in its own way. Similarly, this is a national architecture. The architecture is national. Center is going to use this architecture. All states are welcome to join it, and based on their own numbers, their contributions, etc., will be fixed. But the architecture is common. So you will fund also the state? No, we will not. The state government's employees will be funded by the state governments. 255 मैं यूएनआई से हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये
ओल्ड पेंशन स्कीम में जो टोटल एमोल्यूमेंट का जितना परसेंटेज का मिलता था और इसमें कितना मिलेगा? टोटल एमोल्यूमेंट्स, मंथली एमोल्यूमेंट्स का कितना होगा? सेम है 50%. नहीं, 50% तो बेसिक पे का सर आप बता रहे हैं ना उसमें. Even in the existing old pension scheme, the pension is 50% of the pay. Even in the existing old pension scheme, it is 50% of the pay. And then there is a dearness relief. Okay. The same dearness relief is applicable here also. So there is actually, it is the same. Same. There is no catch or hidden thing here. It is similar. Thank you. सर मैं प्रशांत हूँ एनडीटीवी से. आपने कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स की बात की सर. हाइंडसाइट में आपको लगता है कि ये पहले अगर हो गया रहता तो कई राज्यों में जो आपको हार मिली वो बड़ा मुद्दा बना था तो ये नहीं होता? और दूसरा सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप समझा सकें कि एनपीएस और यूपीएस में बेसिक अंतर क्या है, कहाँ कहाँ आपने बदलाव किया है? देखिए, अगर आप राज्यों की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी जीत मिली थी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में. तेलंगाना में बहुत बड़ी एक अच्छी वोट शेयर में बढ़त हुई थी. आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका, उसमें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक कंसल्टेटिव अप्रोच और डिटेल्ड रिसर्च वो मस्ट है. और दूसरी बात, कहीं पर भी जो भी काम करें उसकी क्या कॉस्ट आएगी, कितना आज हमारा ऑब्लिगेशन है, उन सब चीज़ों को सोच समझ के ढंग से करने का काम होता है. दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखनी चाहिए, कांग्रेस ने जब ओपीएस की बात शुरू में की थी, उनके अंदर भी बहुत सारे अंतर्विरोध थे. आपने कई आर्टिकल्स और कई स्टेटमेंट्स कांग्रेस के बड़े नेताओं के भी देखे होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके स्वयं के अंदर भी बड़े अंतर्विरोध थे. और कांग्रेस ने अपना जब जनरल इलेक्शंस का मैनिफेस्टो दिया, क्या उसमें ओपीएस था? नहीं था. कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ओपीएस की बात नहीं रखी थी. मोदी जी का कमिटमेंट है वेलफेयर के लिए, मोदी जी का कमिटमेंट है एक एक व्यक्ति के हित की बात सोचने के लिए. इसीलिए ये बहुत सोच समझ के ये स्कीम लाई. Jatin from Economic Times. Ashwini sir, two questions. One, does this decision require approval from Election Commission or have the government taken the approval? Second, as Prashant asked, do you think it would have made more sense if you announced this scheme before Lok Sabha polls, or how it will impact the BJP prospects in upcoming assembly polls? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टरल पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सारे फैसले लेना एक पूरी ऐसी एक नई कड़ी दिखाई है. 10 वर्षों में आपने देखा होगा, राजनीतिक मुद्दों पर बड़े फैसले लेना नहीं, फैसले लेना जनहित के मुद्दों पे. आज एक सोची समझी प्रक्रिया, बहुत लंबी डिटेल्ड प्रक्रिया के बाद में ये स्कीम आज अनुमोदन में आई है. इसमें इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है, इसका इलेक्शन के साथ कोई संबंध नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन के वाला विषय इसमें आता नहीं है, पहली बात. दूसरी बात, मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, राज्य सरकारों के कर्मचारी हो, उन सब ने पिछले 10 वर्षों में जो काम हुआ है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, समाज के हित के काम हो, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो बहुत सारे कानूनों में, उस सब को देखा है और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको हर इलेक्शन में मिला है. जिन इलेक्शंस में मैं डायरेक्टली कनेक्टेड था, उसमें मैंने देखा था कि किस तरह से राज्य सरकार के कर्मचारी हो, केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, वो सब कहते थे स्पष्ट तौर पे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने राष्ट्र में एक नई अच्छी, बहुत आगे भविष्य को सुधारने वाली शुरुआत की. सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से. आपने कहा सोमनाथन सर, और सर आपसे भी सवाल है अश्विनी सर से, कि 99% से ज्यादा केसेस में यह फायदेमंद रहेगा जो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के. फिर भी सरकार ने 2 विकल्प दिए हैं, एनपीएस के और यूपीएस के कर्मचारियों को. तो क्या एनपीएस का विकल्प के तौर पे कोई डेडलाइन भी रखी है सरकार ने, या कोई डेडलाइन नहीं रहेगा? नहीं, there is no deadline. People can continue indefinitely on NPS if they wish.